नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर के होंगे। 50 एमसीक्यूज देखेंगे जिससे आपका पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। व्हाट इज डिफाइंड एज एनीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड इज टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर देखिए मेनली आपको एक डेफिनेशन दी गई है, आपसे पूछा गया है कि ये डेफिनेशन किस चीज़ की है। तो पहली चीज़ तो ये कहा गया एनीथिंग अवेलेबल टू आवर इन्वायरमेंट, तो हम लोग के इन्वायरमेंट में वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए और वो क्या करे, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब आसानी से उसको निकाला जा सके, ठीक है। इकोनॉमिकली फीजेबल मतलब एक पॉइंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक ठाक सस्ती होनी चाहिए। कल्चरली कल्चर भी उसको हमारा एक्सेप्ट करे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको रिसोर्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का इनमें कौन सा क्लासिफिकेशन का एक बेसिस नहीं है। तो ओनरशिप के हिसाब से होता है, साइज के हिसाब से भी होता है, एग्जॉस्टेबिलिटी के भी हिसाब से होता है रिसोर्स। ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्सेज को क्लासिफाई नहीं किया जाता। ओनरशिप के हिसाब से आप देखेंगे प्राइवेट रिसोर्सेज होते हैं, पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं। साइज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो साइज के हिसाब से भी रिसोर्सेज होते हैं। एग्जॉस्टेबिलिटी में रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक से रिलेटेड क्या मतलब होता है, लिविंग। तो जो लिविंग से रिलेटेड है, जो भी लिविंग थिंग होती है, ऐसे रिसोर्सेज जिसमें लाइफ होती है उसको बायोटिक रिसोर्स कहा जाएगा। वाटर गलत है, सॉइल भी गलत है, एनिमल जो होगा बायोटिक में आएगा। बाकी सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ए बायोटिक में आ जाएंगे। ए बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर क्लासिफाइड एज। देखिए कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब कैसे रिसोर्स हैं, तो एक ही बार इसको यूज कर सकते हैं, फिर वो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। फिफ्थ पे आएंगे, द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन इज। देखिए मेन रीजन आपसे पूछा गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन हो रहा है इसका मेन रीजन जो है वो क्या है। तो अनइवन रेनफॉल गलत है, ओवर पॉपुलेशन भी गलत है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल सही है। देखिए मेनली क्यों हो रहा है, जो हम लोग कोल की बर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग मतलब जो ऑयल होता है उसकी जो बर्निंग कर रहे हैं, जो क्रूड ऑयल कन्वर्ट किया जा रहा है पेट्रोल डीजल में, फिर उसकी बर्निंग हो रही है, उसकी वजह से मेनली ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। अब देखिए आपको बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है उसका क्या मतलब होता है। तो डेवलपिंग एवरीथिंग वेरी फास्ट बिल्कुल गलत है। यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट कंसीडरिंग फ्यूचर, क्या फ्यूचर को कंसीडर नहीं किया जाएगा और रिसोर्स को यूज करना बिल्कुल ही गलत। सी ऑप्शन इसमें सही है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, तो हम लोग की नीड को भी वो फुलफिल कर दे और फ्यूचर नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करे। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में रिसोर्सेज बचे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा यूज करना है रिसोर्सेज को कि हमारी नीड्स को तो फुलफिल कर ही दे और साथ ही साथ जो हमारे फ्यूचर में जनरेशन्स आने वाली है उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। जैसे वाटर है, तो वाटर हम लोगों को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हम लोग की नीड कंप्लीट हो जाए, नीड फुलफिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका ओवर यूज कर दिया तो आगे वाली जनरेशन्स के लिए बचा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है, उसी को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एजेंडा 21 वॉज अडॉप्टेड इन विच इंटरनेशनल इवेंट। तो एजेंडा 21 आपको बताना है किस इंटरनेशनल इवेंट में अडॉप्ट किया गया था एजेंडा 21। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नहीं, ये तो बहुत लेट में हुआ है, ये अडॉप्ट कर लिया गया था रियो अर्थ समिट में जो कि 1992 में हुई थी, ठीक है। रियो आपको पता होगा, रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ब्राज़ील में है, ठीक है। और इसी अर्थ समिट को कभी कभी केवल अर्थ समिट या रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है, ठीक है। कोयोटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड है। आगे बढ़िए, विच इंडियन स्टेट्स आर रिच इन मिनरल एंड कोल रिसोर्सेज। तो इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो मिनरल और कोल में रिच है। तो देखिए केरला, गोवा, सिक्किम गलत, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब भी गलत, इसका सी ऑप्शन सही है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है भारत का, ये मेनली छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात हो रही है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो भारत का है ये क्या है, रिच है मिनरल्स में, ठीक है। कौन कौन से मिनरल, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, सारे में रिच है ये, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। गांधी जी व्यू ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन वाज। अब देखिए रिसोर्स कंजर्वेशन पे गांधी जी का व्यू क्या था, गांधी जी का क्या विचार था।
गांधी जी सोचते थे, ऑप्शन में दिया गया यूज एज मच एज यू कैन, बिल्कुल गलत। एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज टू देयर पोटेंशियल, ये भी गलत। एक्सप्लॉइट शब्द ही गलत है, नहीं होना चाहिए। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारे नेचर में इतने सारे रिसोर्सेज है कि हम सबकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, सबकी, ठीक है। एवरीबडी मतलब सबकी नीड को केवल फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन किसी एक पर्सन की ग्रीड को फुलफिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रीड जो होती है अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो ग्रीड नहीं फुलफिल की जा सकती है, लेकिन नीड को फुलफिल कर सकता है रिसोर्स, नेचर जो है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था वो कहाँ से आया था, वो आया था ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट से 1987 में, ठीक है। तो ये जो पब्लिश हुई थी, इसका नाम भी कई बार पूछ लिया था, अवर कॉमन फ्यूचर नाम की रिपोर्ट थी, ठीक है। ये पब्लिश हुई थी और इसमें पहली बार शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज़ किया गया था और वहीं पे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाने लग गई वहीं से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चंस होंगे अगले टॉपिक के होंगे, जिसका नाम है लैंड रिसोर्स, ठीक है। मतलब उसी में ही है, लेकिन लैंड रिसोर्स से रिलेटेड होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया इनमें से कौन ऑक्यूपाई करता है? तो माउंटेन्स नहीं ऑक्यूपाई करते, प्लेट्यू भी नहीं, प्लेन्स ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे गंगा प्लेन हो गया, ठीक है। तो वो ऑक्यूपाई करता है सबसे लार्जेस्ट एरिया भारत का। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय माउंटेन्स, तो माउंटेन से कितना सरफेस एरिया भारत का कवर है ये बताना है। तो 30% जो है इंडिया का जो टोटल सरफेस एरिया है वो माउंटेन से कवर है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच रीजन इन इंडिया इज रिच इन मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, अब देखिए तीन चीज़ें दी गई हैं, मिनरल दिया गया, फॉसिल फ्यूल दिया गया, फॉरेस्ट दिया गया। इनमें कौन सा एरिया ऐसा है जो रिच है? ठीक है, तो प्लेट्यू रीजन जो हमारा है, जैसे हमने आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू बताया और भी बहुत सारे डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, डेक्कन लावा प्लेट्यू जिसको कहते हैं, तो ये सब रीजन क्या है, मिनरल, फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट में रिच हैं ये। Which of the following is included in not land not available for cultivation, देखिए आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? तो फॉरेस्ट लैंड तो गलत है, करंट फैलो लैंड भी गलत है, बैरन एंड वेस्टलैंड ये बिल्कुल सही है। तो बैरन एंड वेस्टलैंड ऐसा लैंड होता है जिसमें कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। 15th पे आते हैं, व्हाट इज द नेट सोन एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेट सोन एरिया जो होता है ये क्या होता है, ठीक है। लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली ड्यूरिंग विंटर, गलत है। लैंड दैट रिमेन्स फैलो फॉर मोर देन 5 ईयर्स, इसको भी गलत कहेंगे। लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग, ये भी गलत है। टोटल लैंड ऑन विच क्रॉप आर सोन एंड हार्वेस्टेड, ये बिल्कुल सही है कि जैसे भारत का टोटल लैंड एरिया कुछ होगा जिसपे हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, सो कर सकते हैं और उसकी कटाई कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसी को ही क्या कहते हैं, नेट सोन एरिया कहा जाता है। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया, तो लैंड यूज पैटर्न्स को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? तो फिजिकल फैक्टर तो इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं, और ह्यूमन फैक्टर भी, जिसको एंथ्रोपोजेनिक भी कभी कभी कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक अगर आपको मिले तो समझ जाएगा इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच स्टेट हैज मोर देन 80% ऑफ इट्स एरिया इज नेट सोन एरिया, तो देखिए कौन सा ऐसा स्टेट है भारत का जिसका एरिया अगर आप देखेंगे 80% एरिया से ज़्यादा एरिया है नेट सोन एरिया, ठीक है, मतलब वहाँ पे खेती हो सकती है। तो अरुणाचल प्रदेश नहीं है, इसका सही आंसर जो है वो क्या है, हरियाणा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। What percentage of India's forest cover is considered ideal by National Forest Policy 1952, तो 1952 की जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी उसके हिसाब से इंडिया का कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर जो था उसको एक आइडियल केस माना गया था, तो 33% माना गया था। अभी भी अगर आप देखेंगे हम लोग 33% नहीं पहुंच पाए, अप्रोक्सीमेटली 26% तक हम पहुंच गए हैं। Which human activity is a major reason for land degradation in states like झारखंड एंड उड़ीसा, अब देखिए कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी झारखंड और उड़ीसा में होती है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो आपको पता होगा झारखंड और उड़ीसा में मिनरल्स पाए जाते हैं, और जब मिनरल्स पाए जाएंगे तो मिनरल्स ऐसे ही तो मिल नहीं जाएंगे कि ऊपर रखे हुए हैं अर्थ के क्रस्ट पे, उसको खोद के निकालना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग करनी पड़ती है। सी ऑप्शन सही है। 20th पे आइए, ओवर इरिगेशन इन स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा कॉजेज, अब देखिए आपको पता होगा पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा वाटर की भी अवेलेबिलिटी है और बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रोडक्शन भी होता है गेहूँ चावल का,
तो क्या है कि यहाँ पर ओवर इरिगेशन लोग करते हैं, तो इससे हो क्या रहा है आपको बताना है। तो ओवर इरिगेशन से होता है कि सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, एल्कनिटी बढ़ जाती है सॉइल की, और सॉइल क्या होता है, इनफर्टाइल हो जाता है। मतलब नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, बेसिस की मात्रा बढ़ जाएगी सॉइल में, और जो सॉइल होगी वो क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। अगले पे आइए, विच मेथड इज यूज टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। अब एरिड एरियाज वो एरियाज होते हैं जहां पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है, या यहाँ का जो वाटर लेवल होता है बहुत ही कम होता है। तो अब यहाँ के लैंड को डिग्रेड होने से कौन बचा सकता है, तो डिफॉरेस्टेशन तो और ज़्यादा खराब करेगा, कंडीशन को और बुरी कर देगा। ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स, ये बिल्कुल सही है। थॉर्नी बुशेस को यहाँ पर बोना चाहिए जिससे सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो क्या हो सकें, स्टेबलाइज हो सकें। क्वायरिंग भी गलत है, ओवर ग्रेजिंग भी गलत है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। व्हाट इज द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज। देखिए, अगर इम्प्रॉपर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का डिस्चार्ज किया जा रहा है तो उससे क्या चीज़ हो सकती है, तो एयर प्योरिफिकेशन गलत है, इसमें क्या होगा, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सॉइल एज अ रिसोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, कौन इसमें रिन्यू किया जा सकता है, कोल गलत, पेट्रोलियम गलत, सॉइल को रिन्यू कर सकते हैं, नेचुरल गैस भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़िए। 24th में कहा गया, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो प्लांट ग्रोथ के लिए और लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो इनमें से कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सॉइल ही है। ठीक है, क्योंकि प्लांट ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए, जब तक सॉइल से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और लाइफ को सपोर्ट कैसे मिल पाएगा, तो लाइफ सपोर्ट तभी होती है जब पर्सन कुछ खाता है, जब फूड इनटेक करेगा, और फूड कहाँ ग्रो करेंगे, सॉइल में ग्रो करेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन फॉर सॉइल टू फॉर्म अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ। तो कितना एवरेज टाइम लगता है सॉइल को फॉर्मेशन में। ठीक है, तो सॉइल के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको इसीलिए रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखना नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल ऊपर अगर ऑप्शंस देखे जाएं, यहाँ इस वाले 23 क्वेश्चन में, कि जो बाकी थे वो इनमें से ज़्यादा टाइम लगाते थे, इसलिए सॉइल लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन का इसमें कौन सा फैक्टर नहीं है, तो रिलीफ फैक्टर होता है। रिलीफ मतलब जैसे माउंटेन्स हो गए, कुछ रिवर्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, तो ये सब क्या है, फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। पेरेंट रॉक कैसा है, वो इग्नियस है कि मेटामॉर्फिक है, कैसा रॉक है उस पर भी डिपेंड करेगा। क्लाइमेट कैसा है, बर्फ वाला, मतलब वर्षा होती है, बर्फबारी होती है, या रेत हवा तेज चलती है, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन। इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड नहीं करता। डी ऑप्शन सही है। व्हाट डज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल मेनली कंटेन। तो देखिए, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसमें मेनली क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, टॉप लेयर आप समझ सकते हैं वो लेयर है जिसपे मेनली खेती हो रही है, और खेती कब हो पाएगी, जब वो फर्टाइल सॉइल होगी। तो अनवेदर्ड रॉक बिल्कुल गलत है। वेदर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे रॉक है, बड़ा सा मान लीजिए चट्टान है, और इसके ऊपर हवा चल रही है, इसके ऊपर पानी आ रहा है, तो ये क्या होती है, रॉक फ्रेगमेंट होने लग जाती है, टूटने लग जाती है। तो इसका टूटना, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना, इसी को क्या कहते हैं, वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से वेदरिंग होती है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं फिजिकल वेदरिंग हो सकती है, केमिकल वेदरिंग हो सकती है। ठीक है, और भी बहुत तरीके की वेदरिंग होती हैं जिससे रॉक का ब्रेकडाउन होता है। तो लेकिन पूछा गया था टॉप लेयर में क्या प्रेजेंट होता है, तो ऑर्गेनिक एंड नहीं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल तो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, यही सही रखेंगे ऑर्गेनिक, क्योंकि बाकी तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। अनवेदर्ड रॉक, वेदर्ड पेरेंट मटेरियल भी गलत है, सैंड ओनली भी गलत है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को ही सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन इसमें माना जाएगा। ऑर्गेनिक मटेरियल में आप समझ सकते हैं जैसे ह्यूमस होगा, और इनऑर्गेनिक में आप समझ सकते हैं जैसे नाइट्रोजन का कंटेंट होगा, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी इसमें। विच सॉयल टाइप इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो सॉयल है, ठीक है, वो कौन सी सॉयल है सबसे ज़्यादा स्प्रेड जो है, ये एलुवियल सॉयल है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सेकंड नंबर में भारत में सबसे ज़्यादा जो सॉयल है, सबसे ज़्यादा एरिया में जो सॉयल पाई जाती है वो कौन सी है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 29th में कहा गया, अलुवियल सॉयल इज मेनली डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। देखिए, अलुवियल सॉयल का फॉर्मेशन जो होता है मेनली ये डिपॉजिट, जो रिवर्स के डिपॉजिट होते हैं उससे ये बनती है अलुवियल सॉयल। कौन बनाता है, जैसे इंडस रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये सब इसको बनाती हैं। ठीक है,
और इन सब रिवरों की, इन सब जो भी रिवर्स हैं उनकी खासियत है, ये सब कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर्स से निकलती हैं। ग्लेशियर्स निकलेंगी मतलब बहुत ही हाइट से निकलेंगी, और बहुत हाइट से निकलेंगी तो बहुत ज़्यादा इनकी स्पीड होती है शुरुआत में, और जब स्पीड होगी तो उनके आसपास जो पत्थर कंकड़ ये सब होंगे उनके तोड़ते तोड़ते अपने साथ में लेके चली आएगी, जिसको और फिर आगे जाके जमा कर देगी प्लेन्स पे, उसी को कहा जाएगा अलूवियल सॉइल। ठीक है, अलूवियम कहते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोज वेल इन अलूवियल सॉइल? तो ऐसा कौन सा क्रॉप है जो अलूवियल सॉइल में ग्रो करता है? कॉटन ब्लैक सॉइल चाहिए होता है, टी भी गलत है, कॉफ़ी भी गलत है, शुगर केन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। व्हाट इज द लोकल नेम फॉर न्यूअर मोर फर्टाइल अलूवियल सॉइल? देखिए, दो तरीके की अलूवियल सॉइल होती है, एक ओल्ड अलूवियम होती है और एक न्यू अलूवियम होती है। ठीक है। अब ओल्ड अलूवियम और न्यू अलूवियम को आप ऐसे कर सकते हैं कि जो ओल्ड अलूवियम होगी, ठीक है, वो उसको भंगार कहते हैं या बांगर कहते हैं। ठीक है, बांगर सॉइल। और न्यू अलूवियम को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? खादर हो जाएगा। रीगर सॉइल ब्लैक सॉइल को कहते हैं, लोम भी गलत है इसमें। व्हाट इज रीगर सॉइल ऑल्सो नोन एज? तो इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है। और इस ब्लैक कॉटन सॉइल की एक खासियत ये होती है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये, जैसे मान लीजिए सॉइल है, ठीक है, और गर्मी ज़्यादा पड़ी तो ये क्या होता है, इसका एक्सपेंशन हो जाता है और बीच से फट जाती है, और जब बीच से फट जाएगी तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसमें आसानी से एंटर कर सकेगा। ठीक है, इसीलिए इस सॉइल को क्या कहते हैं? सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी इसको कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को इसीलिए। इन विच रीजन इज ब्लैक सॉइल मोस्टली फाउंड? तो ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन गलत है, ईस्टर्न घाट गलत है, डेक्कन प्लेट्यू में मेनली पाई जाती है। और किसकी वजह से बनी है, किसकी वेदरिंग से बनी है? तो बेसॉल्ट की वेदरिंग से बनी है। ठीक है, बेसॉल्ट की याद रखिएगा, कभी कभी इसको बेसॉल्टिक लावा प्लेट्यू भी कह दिया जाता है इसीलिए। विच प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक सॉइल हेल्प इन प्रॉपर एरिएशन ड्यूरिंग समर्स? तो ड्यूरिंग समर्स क्या होता है जिसकी वजह से प्रॉपर एरिएशन हो पाता है ब्लैक सॉइल में? अभी हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता ही दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समर के टाइम पर इनमें क्या हो रहा है। तो ये डीप क्रैक्स बन रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंशन होता है, क्रैक बन जाते हैं, जिसकी वजह से आसानी से एयर इसके अंदर जा पाती है। एरिएशन का मतलब एयर पहुंच पाना। आगे बढ़ते हैं। वाई इज रेड सॉइल रेड इन कलर? मतलब रेड सॉइल का कलर जो होता है वो रेड क्यों होता है? तो कहीं भी आपको रेड शब्द दिखाई पड़े, चाहे कलर में हो, हमारे हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड में हो, या कहीं और भी अगर रेड कलर है, तो उसके पीछे मेनली रीज़न ये होता है कि उसमें आयरन डिफ्यूजन होता है, मतलब आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इस वजह से कलर जो होता है वो रेड होता है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज रेड एंड येलो सॉइल मोस्टली कॉमनली फाउंड? तो रेड और येलो सॉइल जो है ये कहाँ पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो कश्मीर वैली में नहीं पाई जाएगी, नॉर्दर्न प्लेन्स में अलूवियल होती है, ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाएगी। ठीक है, तो ईस्ट और सदर्न डेक्कन प्लेट्यू आप समझ सकते हैं, ये वाला जो रीजन है, और सदर्न मतलब ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, इसी में आपकी रेड और येलो सॉइल पाई जाएगी। अंडमान आइलैंड भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। लेटराइट सॉइल एंड अदर सॉइल टाइप्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो अभी तक अलूवियल का हो गया, तो लेटराइट सॉइल और जो अदर सॉइल टाइप्स हैं उसके क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द वर्ड लेटराइट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। ठीक है, विच मीन्स? अब देखिए लेटर शब्द का मतलब क्या होता है? लेटर शब्द का मतलब होता है ब्रिक। ठीक है, ब्रिक की तरह होती है ये सॉइल, इसीलिए लेटराइट कहा गया है। लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? देखिए लेटराइट सॉइल की प्रॉपर्टी आपको और बता देते हैं कि जब इसको पानी मिलता है तो ये बहुत ही नरम हो जाती है, लेकिन जब पानी इसका ख़त्म हो जाता है, जब धूप मिलती है उसको, तो ये बहुत ही हार्ड हो जाती है, बिल्कुल ब्रिक की तरह। इसीलिए ब्रिक से इसको शब्द को यूज़ किया गया है। लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो लेटराइट सॉइल जो है वो किस क्लाइमेट में डेवलप होती है? कोल्ड और ड्राई में नहीं होगी, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप होती है। ठीक है, ट्रॉपिकल आप कैसे समझ सकते हैं? तो ट्रॉपिक्स के पास में जो रीजन है, जैसे मान के चलिए ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, 23.5 डिग्री साउथ हो गया। तो ये जो आपको पूरा रीजन दिखाई पड़ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और थोड़ा सा ऊपर आप बढ़ जाइए, ठीक है, मान के चलिए 45 डिग्री तक चले आइए, तो ये जो रीजन होएगा ये ट्रॉपिक के पास में, तो इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। तो 45 डिग्री नॉर्थ और इसी तरीके से 45 डिग्री साउथ, तो इसको क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है।
लेटराइट सॉयल फॉर्म्स मेनली ड्यू टू, अब देखिए लेटराइट सॉयल का फॉर्मेशन जो हो रहा है किसकी वजह से होता है, तो इंटेंस लीचिंग होती है इसमें। अब बात आती है लीचिंग शब्द क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए ये आपकी सॉयल है और इस पे पानी बरसा, तो जब बहुत तेज़ी से पानी बरसता है तो होता क्या है कि यहाँ के जो मिनरल्स होते हैं ऊपर के, वो सारे मिनरल्स कहाँ चले आते हैं, नीचे चले आते हैं, ठीक है, सॉयल में ही नीचे चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो इंटेंस लीचिंग की वजह से जिस सॉयल का फॉर्मेशन होता है वो लेटराइट सॉयल होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द पीएच ऑफ लेटराइट सॉयल। अब देखिए लेटराइट सॉयल का पीएच जो होगा वो क्या होगा, तो लेटराइट सॉयल मेनली जो होती है एसिडिक सॉयल होती है, और एसिडिक सॉयल का पीएच क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा, लेस देन 6 होगा। लेटराइट सॉयल आर मोस्टली फाउंड इन, अब ये कहाँ पाई जाती है लेटराइट सॉयल, तो देखिए लेटराइट सॉयल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हिली एरियाज में पाई जाती हैं ये। पंजाब हरियाणा गलत, नॉर्दर्न प्लेन्स गलत, सेंट्रल हिमालयाज बहुत ही बड़े ऊंचे ऊंचे यहाँ माउंटेनियस सॉयल पाई जाएगी, गलत है। वेस्टर्न घाट्स हो गया, उड़ीसा हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, तो यहाँ पर लेटराइट सॉयल पाई जाती है। अंडर डेंस कल्टीवेशन लेटराइट सॉयल इज यूजुअली, अब देखिए लेटराइट सॉयल जो होती है उनमें अगर देखा जाए वो उसके अंदर क्या होता है, तो ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है लेटराइट सॉयल में। जहाँ पर डेंस वेजिटेशन होगी वहाँ पर क्या पाया गया है कि लेटराइट सॉयल में ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। 43 क्या कह रहा है, विच क्रॉप ग्रो वेल इन लेटराइट सॉयल आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो लेटराइट सॉयल का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया तो कौन सी क्रॉप इसमें बोई जा सकती है, तो ये टी और कॉफ़ी है, ठीक है। तो टी और कॉफ़ी याद रखिएगा किसमें ग्रो किया जा सकता है, लेटराइट सॉयल में इसको ग्रो किया जा सकता है। रेड लेटराइट सॉयल इन तमिलनाडु एंड केरला आर सुटेबल फॉर, अब देखिए रेड लेटराइट सॉयल जो होती है तमिलनाडु और केरला में ये काजू की खेती के लिए बहुत फेमस है, कैश्यू नट्स मतलब काजू के लिए फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लेटराइट सॉयल, तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम लेटराइट सॉयल में नहीं होती है, ये पूछा गया है आपसे। तो लेटराइट सॉयल में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, इरोजन भी हो सकता है, लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी हो सकती है, लेकिन सैलिनिटी कभी हाई नहीं होगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। व्हाट कॉजेज एरिड सॉयल टू बिकम कल्टिवेबल, तो एरिड सॉयल कल्टिवेबल कैसे हो पाएगी, अब एरिड सॉयल मतलब क्या है, यहाँ पर वाटर की बहुत ही कमी है इसलिए उसमें कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो अगर इरिगेशन ठीक से कर दिया गया, प्रॉपर इरिगेशन कर दिया गया, तो एरिड सॉयल में कल्टीवेशन किया जा सकता है। व्हाट इज़ द मेन टेक्सचर ऑफ एरिड सॉयल, अब एरिड सॉयल का जो मेन टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, तो सैंडी होती हैं, ठीक है, रेत हो इसमें ज़्यादा कंटेंट होता है रेत का, सैंड का। इन फॉरेस्ट सॉयल द टेक्सचर ऑफ वैली साइड इज़ यूजुअली, अब फॉरेस्ट साइड में आपको बताना है जो वैली साइड होती है, ठीक है, फॉरेस्ट सॉयल में वैली साइड का टेक्सचर कैसा होता है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो लोमी होती है और सिल्टी होती है, सिल्ट ज़्यादा होता है, लोम ज़्यादा होता है। 49 देख लीजिए, इसका आंसर बता दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में ही था क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, तो ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, बताया भी था ऊपर हमने आपको ये वाला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड, तो टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, ये मेनली हिली एरियाज में होता है, यहाँ पर टेरेसेस बना दिए जाते हैं, ठीक है, पहाड़ काट काट के टेरेस बना दिए जाते हैं। तो उत्तराखंड में ही पहाड़ आपको मिलेंगे तो वहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन होता है, क्योंकि होता क्या है, जब पानी बरसता है तो पानी अचानक से नीचे नहीं चला जाएगा, धीरे 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 रिस रिस के नीचे आता है, क्योंकि यहाँ टेरेस बन जाते हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ बन जाती हैं। तो इस तरीके से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब कई लोग क्या सोचते हैं टेरेस कल्टीवेशन मतलब छत पर खेती कर रहे हैं, छत नहीं है, याद रखिएगा, अलग है वो कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।